रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसा डिजिटल भारत कैसा होगा जहां हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, बिना रुकावट, बिना बाधा के जुड़ सके? जी हाँ, आ रहा है भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी इवेंट इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट पावर्ड बाय बैरियर ब्रेक। तारीख 10 नवंबर 2025। जगह JW मैरियट, सहारा, मुंबई। यहाँ आपको मिलेगा सुनहरा अवसर, लीडर से सीखने का, इनोवेटर से जुड़ने का और साथ मिलकर एक समावेशी डिजिटल भविष्य बनाने का। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर कीजिए newshook.com/inclusive पर और पाए अर्ली बर्ड ऑफर। इस्तेमाल करिए कोड INCL20। इंक्लूसिव इंडिया डिजिटल फर्स्ट, जहाँ तकनीक और समावेश मिलकर बनाएंगे नया भारत। आइए जुड़िए पर्पल मूवमेंट से गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा उत्सव, जहां होगा समावेश, सशक्तिकरण और उत्सव का संगम। चाहे आप विकलांग हो, NGO संगठन या बदलाव के साथी, ये मंच है आपके लिए। तो पहुँचे गोवा 9 से 12 अक्टूबर को और आज ही रजिस्टर करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट की ऐप पर। सर्च करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट। समावेश का जश्न हर दिल के साथ। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। नए नए टॉपिक्स हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए लाएं और आपको एक्सेसिबिलिटी के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी बताएं और जिन चीज़ों पर बहुत कम बात होती है उस पर भी बात करें। सेबी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने 31 जुलाई को एक सर्कुलर निकाला डिसेबिलिटी लॉ कंप्लाइंस को ले। हालांकि बाद में उसको टाइमलाइन चेंज की गई 29 अगस्त को। लेकिन ये सर्कुलर है क्या, किस तरह के लॉस को कंप्लाई करने की बात कर रहा है, क्या ये एक्सेसिबिलिटी पर आधारित है या कुछ और भी है, तो जानेंगे डिटेल्ड इस सर्कुलर के बारे में। आपको बता दें कि ये शो हम मिशन एक्सेसिबिलिटी की जो लीगल अवेयरनेस सीरीज है उस कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज हमारे साथ अमर जैन साहब रहेंगे, जो एडवोकेट हैं, एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट हैं, को फाउंडर हैं मिशन एक्सेसिबिलिटी के। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अमर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश, एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो बताएं सबसे पहले तो हमें ये सर्कुलर है क्या? देखिए, हुआ क्या था, 30 अप्रैल को दानिश, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि राइट टू डिजिटल एक्सेस इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं। करेक्ट। और ये रिजल्ट था प्रज्ञा परसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और मेरा खुद का एक केस था अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि वो सर्कुलर वैसे तो KYC की इनएक्सेसिबिलिटी को लेके था, लेकिन उसमें काफी ब्रॉड बेस्ड डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। उसके रिजल्ट में, उसके रिस्पॉन्स में ऐसा कहा जाएगा, अभी तक 3 रेगुलेटर्स ने सर्कुलर इशू करे हैं, RBI, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो सेबी ने काफी अच्छा सर्कुलर इशू करा जुलाई 31, 2025 को, जिसमें काफी टाइम बाउंड मैनर में स्टॉक ब्रोकर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को, सबको टाइम बाउंड मैंडेट दिया गया है कि आपको अपने डिजिटल एसेट्स एक्सेसिबल बनाने हैं। ये समराइज्ड वर्जन ऑफ द सर्कुलर है। ऑफ कोर्स हम इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं। थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। तो ये डिसेबिलिटी लॉ कंप्लायंस की बात करता है और आप कह रहे हो कि काफी अच्छा आया है, तो डिटेल में बात करते हैं, क्या मुख्य बिंदु हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेबी में जितनी भी रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स आ जाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड एसोसिएशंस, म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर्स, ठीक है, किक रजिस्ट्रेशन, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज आ जाती हैं, और जितने भी इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है,
उन सब पे अप्लाई होता है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपका वेबसाइट्स आ जाती हैं, मोबाइल ऐप्स आ जाते हैं, पोर्टल्स वगैरह आ जाते हैं, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इस टाइप के सारे रेगुलेटेड एंटिटीज जो जिनका सिक्योरिटीज मार्केट से कुछ ना कुछ लेना देना है, वो सब कवर हो जाते हैं। ठीक है। जी। अब ये सर्कुलर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल्स को ध्यान में रखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जिसकी हमने अभी बात करी 30 अप्रैल वाला, उनको ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये कहा है कि आपको जो एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें आपका IS 17802 है, WCAG है, और गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, सेबी ने यहाँ पे एक गलती की है। सेबी ने सारे स्टैंडर्ड्स को मिक्स कर दिया है। सो WCAG, GIGW और IS 17802 तीनों का कंप्लायंस कह दिया है। एक्चुअली सेबी को IS 17802 का कंप्लायंस कहना चाहिए था, बट सेबी ने कहा है कि आपको इन सब से कंप्लाई करना है। अब इसमें ये कहा है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म्स का डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ऑडिट कराना है फ्रॉम सूटेबल क्वालिफाइड ऑडिटर्स जो IAAP सर्टिफाइड हो, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल से सर्टिफाइड हो। फिर ये कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स आप वेबसाइट पे डाल रहे हैं या जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेसिबल होने चाहिए। यानी कि PDF अगर है तो टैग्ड होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर होना चाहिए, ऑल टेक्स्ट, इमेजेस के लिए ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। काफी डिटेल में ये सब कहा गया। फिर ये कहा गया कि KYC जो आप जब आप ऑनबोर्ड करते हैं कस्टमर्स विद डिसेबिलिटीज को, तो वो पूरा प्रोसेस एक्सेसिबल होना चाहिए। नो योर कस्टमर यानी कि KYC भी एक्सेसिबल होना चाहिए। और अगर ऑटोमेटिक रिजेक्शंस कोई होते हैं आजकल, क्योंकि काफी सारा जोर AI ड्रिवन ऑनबोर्डिंग पे दिया जाता है, जहां पे आप अपना फेस दिखा के या सेल्फी खींच के आपका ऑनबोर्डिंग करने की कोशिश की जाती है, तो उस टाइप का अगर कोई ऑटोमेटिक रिजेक्शन होता है तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। यानी कि अगर वो ऑटोमेटिक सिस्टम रिजेक्ट कर देता है तो ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, ताकि वो चेक कर पाए और उसको ओवरराइड कर पाए अगर वो गलत रिजेक्शन हुआ है तो। फिर ये कहा गया है, जो इस सर्कुलर की काफी अच्छी बात है, कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए आपके पास में, रेगुलेटेड एंटिटी के पास में। यानी कि अगर किसी को कोई एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इशू हो तो वो अपनी कंप्लेंट आप तक पहुंचा सके। फिर ये कहा गया कि आपको जो है अपना नोडल ऑफिसर एक डेजिग्नेट करना होगा जो सीनियर होगा, और वो नोडल ऑफिसर का जॉब होगा कि वो इस सर्कुलर के साथ कंप्लायंस इंश्योर करेगा। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसमें अब ये सर्कुलर, अब आप सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है सर्कुलर सुनने में कि सब कुछ सेबी ने कर दिया। Correct. इसमें एक और खासियत है कि इस सर्कुलर में टाइमलाइन दी गई है बकायदा, जिसमें ये कहा गया है कि आपको पहले तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपको अपने लिस्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देने हैं, यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है। और उसके बाद में कहा गया है कि 45 डेज फ्रॉम दैट डेट, यानी कि 1 महीने, जब आप 1 महीने के बाद जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट दे देते हैं, उसके 45 डेज में आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, और उसके बाद में ऑडिट करने का और रिमीडिएशन करने का सेपरेट टाइमलाइन दिया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि आपको हर साल अपनी ऑडिट करवानी है और उसकी कंप्लायंस सबमिट करनी है साल के अंत में। तो इसमें आप टाइमलाइंस जो है वो 29 अगस्त के सर्कुलर के थ्रू मॉडिफाई की गई हैं। यानी कि 30 सितंबर 2025 तक कंप्लायंस आपको अपने लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सबमिट करने हैं। उसके बाद में दिसंबर तक आपको IAAP ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं सर्टिफाइड, और 30 अप्रैल 2026 तक आपको जो है ऑडिट कंप्लीट करनी है, और 31 जुलाई 2026 तक आपको अपना रेमिडिएट करना है। और हर साल जैसे 30 अप्रैल का इसमें जैसे टाइम दिया 2027 तक, यानी कि हर साल आपको अपनी एनुअल ऑडिट करनी है और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। बिल्कुल। तो ये काफी इसके अलावा हम्म इस सर्कुलर में इन रिपोर्टिंग अथॉरिटीज भी दी गई हैं कि आपको ये सारी कंप्लायंसेस जब आप कर लेंगे तो आपको किसको रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए अलग अलग एंटिटी के हिसाब से अलग अलग रिपोर्टिंग अथॉरिटीज भी दी गई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी इलेबोरेट सर्कुलर सभी ने इशू किया है ताकि ये ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हो पाए। ऑफ कोर्स इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करें। बिल्कुल। तो मजेदार चीज ये है कि आज तक हमने जितने भी शोज किए हैं, तो उन शोज के कंपैरेटिवली ये सर्कुलर काफी सॉलिड है, ब्रॉड बेस है और रिसर्च बेस लग रहा है कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए। मैं बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो
टाइमिंग मॉडिफाई की गई है, इसके पीछे कोई कारण दिया गया है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि काफी सारी एंटिटीज ने, इंटरमीडियरीज ने सभी को रिप्रेजेंटेशंस भेजे कि जो आपने टाइमलाइन प्रिस्क्राइब की है उसमें हमें एक तो लोग ढूंढना मुश्किल हो रहा है, ऑडिटर्स, क्योंकि प्राइस पैरिटी नहीं है मार्केट में, यूनिफॉर्मिटी नहीं है प्राइस की। तो बहुत ज़्यादा भी लोग कोट कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को ऑडिटर ढूंढने में। और ऑडिटर्स के पास में भी इतनी मैन पावर नहीं है कि वो इतना काम, मतलब ये ऑब्वियसली रिवाइज सर्कुलर में नहीं कहा गया है, बट ये कुछ एक कंसर्न्स हैं जो इंटरमीडियरीज की तरफ से सेबी के पास गए हैं कि जो ऑडिटर्स हैं उनके पास भी टीम इतनी नहीं है कि वो इतना जल्दी इतने बड़े वॉल्यूम्स में डिलीवर कर पाए। ये तीसरी चीज ये भी हो रही है दानिश की इंडस्ट्री, जिन जो ऑलरेडी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज को केटर करते हैं प्लेयर्स, वो भी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स बना रहे हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे मैकेनिज्म्स ला पाए जिससे वो ऑडिट करके और आईआईपी ऑडिटर के साथ में मिलके इंटरमीडियरीज को पेड सर्विसेज दे पाए। तो ये एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है उस सेंस में, अगर आप देखें तो। बढ़िया। एक लोगों का हर बार सवाल रहता है मेरे से कि आईआईएपी की काफी बात होते हैं और यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, जी और इनके जो कोर्सेज होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, करेक्ट? जी जी। तो क्या क्वालिटी रहती है? लोग जानना चाहते हैं जिन लोगों को नहीं पता इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि डिजिटली जब हम करते हैं तो डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, तो जी प्रॉपर वेरिफिकेशन और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही सर्टिफिकेट इशू होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। IAAP जो है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिशन जो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम केवल ये है कि ये लोगों को सर्टिफाई करते हैं कि आप इतना जानते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि आप एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर बनने के लायक हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेशंस देते हैं। ये डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए सर्टिफिकेशन देते हैं, ये फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए भी सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ये अगर आप उनका एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है बेसिकली। तो ये इतना ही इंश्योर करता है कि जो ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उस चीज को डिटरमिन करने के लिए इनके एग्जाम्स होते हैं, पेड एग्जाम्स होते हैं। हर महीने 2 महीने में एग्जाम्स होते रहते हैं, तो आप दे सकते हैं जब भी आप चाहें। और वो एग्जाम देने के बाद में कुछ टाइम बाद में आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि आप ऑडिटर हैं या आप कॉम्पिटेंट हैं एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए। जी, पर मैं जो बेसिक्स जानना चाहता हूँ कि जिसने ये, क्या 100 लोगों ने अगर किया है, एग्जाम क्लियर हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, जी तो क्या हम ये मान के चलें कि 100 के 100 रिजल्ट 100% अब वो ऑथोराइज्ड हैं और उनकी कैपेबिलिटीज है एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने की प्रोफेशनली? देखिए, एग्जाम क्लियर करना और ऑडिट की कैपेबिलिटी होना दो अलग चीज़ें हैं, राइट। एग्जाम क्लियर करने के लिए तो आपको मटेरियल पढ़ना है, मटेरियल के बेसिस पे आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी डिसाइड करनी है कि हाँ, गिवन क्वेश्चन में क्या ये आंसर कहाँ पे फिट बैठेगा। ऑब्वियसली एग्जाम का स्टैंडर्ड पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब जो टेक्निकल एग्जाम, जिनका वेब एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट वाला एग्जाम होता है, उसके लिए बाकायदा स्क्रीनिंग होने लग गई है। पहले स्क्रीनिंग नहीं होती थी, आजकल 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर लिया है उस एग्जाम के लिए। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आईआईपी ला रहा है धीरे धीरे अपने प्रोसेसेस में। बट प्रैक्टिकली ऑडिट कर पाना ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेसिबिलिटी इंडस्ट्री में कितने टाइम से हैं, कितना आप एक्सेसिबिलिटी को डे इन डे आउट प्रैक्टिस करते हैं, और कितना आप एक्सेसिबिलिटी को जानते हैं, समझते हैं, और कितने आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स किए हैं जिनके बेसिस पे आप ऑडिट की कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर पाए। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इन एग्जाम्स को क्लियर करने का मतलब ये ज़रूर है कि आपकी बेसिक फाउंडेशन जो है एक्सेसिबिलिटी को लेके, जो समझ है, वो डेफिनेटली अच्छी है, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ग्रेट। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। जी एक्सेसिबिलिटी में स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट में, तो लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत आज तक रही है कि चार्ट नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। तो क्या उसके ऊपर भी सर्कुलर कुछ बोल रहा है? और फ्लोज आप बता रहे थे कि कुछ फ्लोज भी हैं, उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। देखिए, ये जहां तक बात है सर्कुलर की, तो सर्कुलर ये नहीं कह रहा कि कौन सा फंक्शन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेसिबल बनाना है। सर्कुलर बहुत क्लियर है कि आपके जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब आपको एक्सेसिबल बनाने हैं। तो उस अब डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट जब जो ऑडिटर कर रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनीज को गाइड कर पाए कि जब रेमेडिएशन ऑफर करे या जब ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जब ऑडिट के रिकॉर्ड करे, तो उसमें चार्ट को कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, कैंडलस्टिक्स को कैसे एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, उसके ऊपर उनको गाइड किया जाए।
बट हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म आपको दिखता है टाइमलाइन elapse होने के बाद में कि किसी ने कोई फीचर एक्सेसिबल नहीं बनाया है या कोई चीज एक्सेसिबल नहीं बनाई है, तो आपके पास एक राइट जरूर होगा कि आप एक कंप्लेंट जरूर लॉन्च कर सकते हैं सभी के आई मीन कंसर्न्ड इंटरमीडियरी को कि आपका ये चीज एक्सेसिबल नहीं है। और फ्लॉज क्या है इस सर्कुलर में? इस सर्कुलर के देखिए फ्लॉज की अगर मैं बात करूं तो एक चीज तो ये है कि ऐसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये सर्कुलर तीनों स्टैंडर्ड्स को रेफर करता है विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन। एक्चुअली देखा जाए तो IS 17802 WCAG इंक्लूड करता है, GIGW जो है वो WCAG इंक्लूड करता है। तो सेबी शुड हैव चोजन वन स्टैंडर्ड दैट इंटरमीडियरीज नीड टू कंप्लाई विद। हालांकि इन तीनों को कंप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि अभी सब सेम है, but IS 1702802 is much more broader than WCAG and GIGW। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है सेबी में कि इस सर्कुलर में जो सेबी ने बोला है कि आप हर साल अपना ऑडिट करके हमें बता दीजिए, हर साल रिपोर्ट सबमिट करिए। तो अब इसमें चैलेंज ये है कि सेबी के पास खुद के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये वेरीफाई करने का कि जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई है क्या वो सही ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं। दूसरी चीज, जो रेमिडिएशन सबमिट जब कर देते हैं तो ये नहीं बता पा रहा सेबी, ये नहीं से चेक कर पाएगा सेबी कि क्या प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक्सेसिबल है या नहीं। ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, आप ये देखें कि जब सेबी ने सर्कुलर निकाला ही है एक्सेसिबिलिटी पे, तो ये केवल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में लिमिटेड है, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की अभी भी बात नहीं करता ये। ठीक है, एक्सेसिबल कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स की कहीं बात नहीं की गई है, चाहे ब्रेल हो चाहे अदर फॉर्मेट्स एक्सेसिबल कम्युनिकेशन के जो होते हैं। तीसरी चीज, ये जो इसमें सर्कुलर में प्रॉब्लम है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि सभी ये कहीं नहीं कह रहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अपने प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने में या एक्सेसिबिलिटी टेस्ट करने में इन्वॉल्व करो। तो जब तक यूजर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आपको रियल फीडबैक नहीं मिल पाएगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात तो की गई है, लेकिन जैसे सभी का खुद का इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का एक प्लेटफॉर्म है स्कोर्स के नाम से, उस टाइप का कोई मैकेनिज्म यहाँ पे प्रपोज नहीं किया गया है इस सर्कुलर में। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि ये नहीं बताया गया कि अगर कोई नॉन कंप्लायंट होता है तो क्या सेबी करेगा, क्या सेबी पेनल्टी इंपोज करेगा या सेबी उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा। क्योंकि विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कई बार ऐसा देखा जाता है कि सर्कुलर्स एक्सटेंड होते रहते हैं और रियल कंप्लायंस नहीं हो पाती। उसके बाद में आप देखें ओल्ड जो लेगेसी डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स या जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स जो अभी भी यूज होते हैं, उनके ऊपर कोई एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस का ना तो उनके लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है और ना ये कहा गया है कि उनको कैसे एक्सेसिबल बनाना है या कितने टाइम में बनाना है। मतलब आप ये देखें कि टाइमलाइंस भी जैसे अभी अगस्त में एक्सटेंड हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज नहीं जाना चाहिए इंडस्ट्री को कि ये अर्जेंट नहीं है और दिस इज समथिंग विच कैन बी रिलैक्स्ड। लास्टली ये जरूर कहूंगा कि सेबी अपने लिए क्या स्टेप्स ले रही है कि सेबी के खुद के पोर्टल्स एक्सेसिबल बने, चाहे वो स्कोर्स हो चाहे सेबी की खुद की वेबसाइट हो। ये जरूर कहूंगा कि सेबी ने ये भी चीज इसमें कहीं नहीं मेंशन की है कि इंटरनली इंटरमीडियरीज को क्या ट्रेनिंग्स अपने मैकेनिज्म्स में कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि ट्रेनिंग्स भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि केवल ऑडिट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी सिस्टम में। एक बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है डिसेबल्ड की। फॉर एग्जांपल अगर डिसेबल्ड की रिप्रेजेंटेशन होती तो वो उनको गाइड कर पाता कि भाई आप तीनों में से एक चुन सकते हो कंप्लायंस के लिए। बिल्कुल। और आगे भी जैसे आपने कहा कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है रियल टाइम यूजर से। बिल्कुल। और कुछ खास जो हमने कवर नहीं किया? और मैं आपको ये बताता चलूं कि दो और सर्कुलर्स, एक आरबीआई ने भी एक सर्कुलर निकाला जिसमें आरबीआई ने अपने केवाईसी डायरेक्शंस को मॉडिफाई किया है एंड उसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड किया जाएगा, उनके एप्लीकेशंस रिजेक्ट नहीं किए जाएंगे। और कुछ छोटे छोटे चेंजेस जैसे लाइवलीनेस की बात की है, केवल आई ब्लिंकिंग के थ्रू ही लाइवलीनेस चेक नहीं की जाएगी। और एक और सर्कुलर आरबीआई ने निकाला जिसमें कहा गया कि 30 अप्रैल 2025 का जो जजमेंट आया है वो उससे कंप्लायंस इंश्योर की जाए। बट आरबीआई के सर्कुलर्स की डेफिनेटली बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। दे आर डिरेफ्ट ऑफ एनी डिटेल्ड रीजनिंग, या उनको कोई डिटेल में गाइडलाइंस उन्होंने नहीं ले डाउन करी है। तो आरबीआई के सर्कुलर्स काफ़ी लैकिंग हैं। और सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का जो सर्कुलर आया है वो भी काफ़ी वेग सा सर्कुलर है, उसमें भी कोई खास प्रोविजंस नहीं आए हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कंप्लायंस एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है जिस पे हमें फिर से काम करने की जरूरत है। जी, तो वो तो आपकी जजमेंट के ही ऊपर था। जी। तो आर यू गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड? मोस्ट लाइकली यस। थैंक यू अमर साहब डिटेल में बताने के लिए। आई थिंक ओवरऑल फिर भी अगर हम बात करें तो अगर जो इन्होंने सर्कुलर में बताया है उसको टाइमलाइन के हिसाब से फॉलो करते हैं तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने एडवोकेट अमर जैन साहब से जिन्होंने सेबी के नए सर्कुलर के बारे में बताया। आप भी इसके ऊपर नजर रखें, टाइमलाइन के ऊपर नजर रखें। अगर कुछ गड़बड़ होती है, नहीं फॉलो किया जाता तो कंप्लेन रेज करें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे?